मीर रजा केस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने वालिद के बयान के बाद सफेद कार में असलहे समेत दिखने वालों को हिरासत में ले लिया। तो आपको बड़ी पेशरफ्त के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मीर रजा केस में ये बड़ी पेशरफ्त है, जहां पर आपको बता रहे हैं कि सफेद कार में असलहे समेत दिखने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शाहनवाज कादरी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहनवाज, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, मीर रजा के वालिद ने समा को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पुलिस की जानिब से उन मुल्जिमान को हिरासत में नहीं लिया जा रहा जिसमें उन्होंने सीसीटीवी देखी थी कि एक कार के अंदर असला बरदार लोग हैं और उनके बेटे को जो है घसीट कर लेके जा रहे हैं। तमाम इस बयान के बाद अब पुलिस की जानिब से उन तमाम अफराद को हिरासत में लिया गया है। जो असले के साथ नौजवान था उसको भी पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 19 अफराद ऐसे हैं पुलिस की जानिब से जिनको हिरासत में लिया गया है। इस पे गेस्ट हाउस के मुलाजमीन भी शामिल हैं और कुछ उसके दोस्त भी हैं। ठीक है शाहनवाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर सामने आ गई हैं। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं, ये अहम पेशरफ्त है। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर सामने आ गई हैं। तो ये आपको बता रहे हैं, ये अहम डेवलपमेंट जिसके हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर भी सामने आ गई हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और लाश की तस्वीर भी सामने आ गई हैं। कराची में यह वाकया पेश आया था, नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत का वाकया, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर सामने आ गई हैं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां, केस की तफ्तीश खराब होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें संगीन गलतियां और केस की तफ्तीश को खराब करने का खदशा जाहिर किया गया है। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई और लाश की तस्वीर भी सामने आ गई हैं। और आपको बता रहे हैं, ये वाकया पेश आया था कराची में, नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत का ये वाकया है। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर सामने आ गई हैं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां और केस की तफ्तीश खराब होने का खदशा सामने आया है। तो आपको बता रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि तफ्तीश जो है उसको खराब किया जा रहा है। तस्वीर में लाश की कमर पर गोली का छोटा निशान, सीने पर बड़ा निशान था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गोली की एंट्री का साइज बड़ा है जबकि एग्जिट का साइज छोटा लिखा गया है। तो आपको बता रहे हैं, इस बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर सामने आ गई हैं। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने हमें ज्वाइन किया है। असलम, इस हवाले से बताइए क्या डेवलपमेंट सामने आई है? देखिए, मीर रजा की ये मौत का जो मामला है, इसमें इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर सामने आई हैं और इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां मुबैना तौर पर सामने आई हैं जिससे केस की तफ्तीश खराब होने का खदशा है। लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा इंकशाफ हुआ है। तस्वीर में लाश की कमर पर गोली का छोटा निशान जबकि सीने पर बड़ा निशान था। रिपोर्ट इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली की एंट्री का साइज बड़ा जबकि एग्जिट का साइज छोटा लिखा गया है। तस्वीर के निशानात से वाज़े पता चलता है कि गोली पीछे से मारी गई है और आगे से बाहर निकली। ठीक, असलम खान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में बारिशों के बाद तूग़यानी से तबाही, सैलाबी रेलों में आने वाले पत्थरों से दरियाए शकूमन का बहाव रुक गया। खातून में मसनूई झील बन गई, देहात डूब गए, घर, गाड़ियां, दुकानें, जमीनें सब दरियापुर, लोग महसूर हो गए। इलाके में कश्ती की मदद से लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। मूसलाधार बारिश के बाद खतरनाक सैलाबी रेलें, तो उनमें सैलाबी रेला रेत और पत्थर साथ ले आया। दरिया का बहाव रुकने से पानी आबादी में दाखिल, गांव के गांव डूब गए। रिहायशी मकानात, गाड़ियां, दुकानें, स्कूल, जमीनें सब दरियाबुर्द, लोग महसूर हो गए। ये सुबह 7 बजकर ये मामला हुआ ना, इसलिए हम मुतासिर हुआ है। हमारा माल में से अपना मकान भी बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। इसकी वजह से हम मुतासिर हैं। हमारी हुकूमत को अपील है, हुकूमत कुछ हमें इंसाफ दिलाए जाए। दरिया का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, पानी दूसरी तरफ फैलता जा रहा है। गाहकोच और अशकुमन को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बंद हो चुकी। इलाके में कश्तियों की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। चित्राल के तूलो अर्ज में ग्लेशियर्स फटने और क्लाउड बर्स्ट से दर्जन से ज्यादा मकामात पर सैलाब आया, 2 अफराद जाबहक हो गए। इलाके में कारोबार जिंदगी मुअत्तल है। चित्राल पिशावर मेन शाहरा और चित्राल चंदूर रोड सैलाबपुर और मुतादिद पुल टूट गए। रेस्क्यू ने एक लाश दरियाए चित्राल से निकाल ली है, दूसरे शख्स की तलाश जारी है।
इलाके में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस 24 घंटे बाद जुज़वी बहाल हो गई। गांव पड़ोस में क्लाउड बर्स्ट से खौफनाक सैलाबी रैले चित्राल पेशावर रोड बहाले गए, जिससे चित्राल का मुल्क से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाब से फाइबर ऑप्टिक लाइन भी टूट गई। करीमाबाद में 1 दर्जन के करीब पुल सैलाब में बह गए। कोराक के मकाम चित्राल मस्तो शंदूर रोड भी सैलाब में बह गए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलने के हवाले से मुआहिदा कल तय पाने का इम्कान है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि इस वक्त भी आबनाए हुर्मुज़ से मुतादिद जहाज गुजर रहे हैं। समुद्री रास्ता खुलने से तवानाई की कीमतों में मजीद कमी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी दावा किया था कि आबनाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कल आबनाए हुर्मुज़ खुलने का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला शुरू हो गया। 3.5% तक गिरावट देखी गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $81 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI की $77 फी बैरल में ट्रेडिंग की जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं पहले वजीर दाखिला ने सिस्टम पर सवाल उठाया, अब अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वजीर आजम को धांधली ज़दा करार दे दिया। आईनी, कानूनी और उसूली तौर पर हुकूमती ढांचा तबाह हो गया। नजर आ रहा है कि वजीर आजम एतमाद खो बैठे हैं। अहम हुकूमती इत्तेहादी ने भी सवालिया निशान उठाए हैं और वजीर आजम को धांधली ज़दा करार दिया है। ऐसे में वजीर आजम को बिल असम्बली का इजलास बुला करके एतमाद का वोट लेना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम। उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला। इसका मतलब ये कि वजीर आजम न सिर्फ ये कि सिस्टम बैठ चुका है, बल्कि वजीर आजम एतमाद भी खो चुका है। ऐसे सरकमस्टांसिस में एक नेशनल हुकूमत की अशद ज़रूरत है। नेशनल हुकूमत हो, इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ये सिस्टम लपेट लें। इस सिस्टम में जितना भी हुआ आप एतमाद को बैठे। सूबों का एक अवामी मुतालबा रहा है, लेकिन हम नहीं समझते कि इस इत्तेमाद, इस ईवान के पास ये इस्तेकाक है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू को और इतने डिस्प्यूटेड इशू पे आगे बढ़ा जाए। कि बहुत ही जो हम्बल बैकग्राउंड से भी एक बंदा आकर अगर वो सरकारी अफसर बन जाता है तो I'm really sorry to say, लेकिन मैंने उससे बड़ा फिरौन नहीं देखा। इसी तरह ही है। जैसे ही ताकत मिलती है वो ये भूल जाता है कि उसको एक आम आदमी समझ कर ही ये ताकत दी गई है। और इसी से रिलेटेड एक और मसला ज़हीर अली आपकी तरफ मुझे लाता है। ये हम गंदम मंगवा रहे हैं, चीनी मंगवा रहे हैं और क्या मंगवाएंगे। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में हम बंदे भी काम करने वाले बाहर से मंगवाना शुरू कर दें। देखें ये अपने बंदों को हम कहीं और एक्सपोर्ट कर दें। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, चूँकि गुज़श्ता साल जब इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की थी फिर इंपोर्ट करनी पड़ी थी। Exactly. और इस दफ़ा जो गंदम है उसको 20 लाख मेट्रिक टन सूबों की जानिब से ये कहा गया कि हमारी ज़रूरत है। हालांकि जो IMF के साथ जो नई पॉलिसी बनाई गई थी उसके तहत ये तय हुआ था कि प्राइवेट कंपनी बनाई जाएगी और उस कंपनी के थ्रू सूबे खुद प्रोक्योर करेंगे। अगर वफाक के बेआफ पे करते हैं तो वफाक सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस देगा। अभी जो सूबों ने जो डिमांड शो की है वो रिटर्न नहीं है, वर्बली ये बताया गया। और वफाकी हुकूमत के पास 10 लाख मेट्रिक टन इस वक्त पास्को के पास मौजूद हैं। और जो बुनियादी हमारी ज़रूरत है पूरे एक साल के लिए वो है 31 से 32 मिलियन मेट्रिक टन। और जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है और जो पैदावार हुई है उसको अगर कंपेयर करें तो सरप्लस गंदम बचती है। लेकिन सूबों ने स्टॉक नहीं दिया, स्टॉक रिटर्न शो नहीं किया, जिसकी वजह से 10 लाख मेट्रिक टन का मतलब ये है कि $34 करोड़ की आप गंदम बाहर से मंगवाएंगे और उसको फिर जब लोगों को देंगे आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इधर किसान से जो लोकल आपने खरीदी 22 से 2500 पर मन आपने खरीद ली है, अब आप जो बाहर से मंगवा रहे हैं वो बन रही है 5000। उसके लिए एक और काम किया जा रहा है, उसके लिए जितने भी ड्यूटीज़ हैं, टैक्स हैं और सूबाई जो डेवलपमेंट सेस है उसको ख़त्म करके ड्यूटी फ्री किया जा रहा है, ताकि उसको इस काबिल बनाया जाए कि मार्केट में जो गंदम बेची जा रही है उससे ज़्यादा महंगी ना हो। खरीद कहाँ से रहे हैं हम गंदम? खरीद के इंटरनेशनल मार्केट में ओपन टेंडर दिया जाएगा। रशिया, यूक्रेन, कहाँ से? यूक्रेन, रशिया, ये बड़ी मार्केट्स ये हैं और मार्केट्स भी हैं। अब ये फैसला होगा कि लानी कहाँ से। और दूसरी जो चीनी की बात है एक बड़ा मरहला भी रहता है। और चीनी की जो बात है, चीनी शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास जो सरप्लस है वो 11 लाख मेट्रिक टन है, यानी कि हमारी जो ज़रूरत है मजमूई तौर पर जो पैदावार है वो 80 लाख मेट्रिक टन के करीब है और हमारी ज़रूरत जो है वो 79 के करीब है और 11 लाख सरप्लस है। उसको हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। पिछले साल ये किया था कि चीनी हुकूमत ने इजाज़त दे दी, फिर जो उसके बाद पता चला कि हमें तो चाहिए हमें चाहिए एक्स्ट्रा, और फिर ये किया कि फिर ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो हैं वो माफ़ किए गए।
बाहर से चीनी मंगवाई और यहाँ जब मार्केट में पहुँची बिलिदा चीनी जब एक्सपोर्ट की गई थी तो 220 रुपये पर केजी तक पहुँची। मुकामी मार्केट में किल्लत पैदा हो गई और फिर जब बाहर से मंगवा के लाई गई उस चीनी का जो रेट था वो भी यहाँ आके 200 रुपये पर केजी पड़ा है। तो ये एक मजाक है। IMF के साथ चीनी का जो मामला तय हुआ है कि वो डीरेगुलेट होगा, चीनी प्राइवेट कंपनियां खुद मंगवाएंगी, हुकूमत का काम नहीं होगा, हुकूमत कारोबार नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि अभी चीनी, गंदम, कोई और भी शय अगर रह गई है तो भी हमें मंडियों की तलाश है कि कहाँ से लानी है, कहाँ भेजनी है, क्या चल रहा है? यही मंडियों की तलाश के चक्कर में आवाम की जो है ना वो महंगाई से बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आटा जो है 160 रुपये किलो से ऊपर चला गया है और जब आप बाहर से मंगवाएंगे और महंगा हो जाएगा। इस तरह अगर चीनी की बात की जाए तो ये पूरा एक माफिया है, जिसको मैं नहीं कह रहा बल्कि IMF की FIA की जानिब से माजी में तहकीकात की गई है शुगर मिल्स के खिलाफ और ये साबित हुआ कि इन्होंने सारे ही मालिकान पार्लियामान में बैठे हुए हैं, शुगर मिल्स सारे ही मालिकान पार्लियामान में बैठे हुए हैं और सारे मिल के पॉलिसी बनाते हैं और ये इस दफ़ा बल्कि हुकूमत ने ये फैसला किया था IMF के साथ मिल के कि हम इस कारोबार से निकलेंगे, गवर्नमेंट नहीं निकलेगी। अभी गवर्नमेंट फिर खरीदने जा रही है, आटा भी गंदम भी खरीदेगी, चीनी भी एक्सपोर्ट की इजाज़त अगर देती है तो ये अवाम के साथ ज़्यादती है। या तो आप इसको डीरेगुलेट कर दें, जिसकी तरफ आप जा रहे हैं IMF भी कह रहे हैं, और जो गंदम का सेक्टर है वो भी डीरेगुलेट करके फिर गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ला रही है। इसका मतलब ये है कि जो $1.5 अरब की या 34 करोड़ डॉलर की जो गंदम एक्सपोर्ट करके मंगवाई जाएगी, इंपोर्ट करके, उसका सारा बोझ आवाम से पूरा करना है। तो महंगाई मजीद बढ़ेगी, आम आदमी के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरियात है ना। और क्विकली जल्दी से बताएं, मैं सुहेल भाई की तरफ भी जाना है, पेट्रोल की क्या सिचुएशन होने जा रही है अगले 7 दिनों में? देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट में आज तो थोड़ा स्टेबल, उसमें थोड़ा सा इससे काम आया है और अगले 7 दिनों में जो एवरेज रेट आएगा वो प्राइसेस गिरने के चांसेस हैं।